तो स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है रॉक्स, यानी कि द स्टोरी ऑफ अर्थ बिल्डिंग ब्लॉक्स। जब भी हम जमीन पर चलते हैं हमें लगता है कि हम बस सॉलिड ग्राउंड पर चल रहे हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। हम जिस सतह पर खड़े हैं, हम जिस पार्ट के ऊपर खड़े हैं, वह हमारी धरती का लिथोस्फीयर है, यानी हमारे प्लेनेट की रॉक की आउटर शेल। लिथोस्फीयर का मतलब है कि स्फीयर ऑफ रॉक्स, और ये जो है पत्थर की एक मजबूत स्किन है जो पूरी धरती को ढकती है। लेकिन रॉक को समझना सिर्फ एक पत्थर समझने जितना आसान नहीं है। रॉक कोई सिंगल यूनिफॉर्म सब्सटेंस नहीं है, ये मिनरल्स और नेचुरल एग्रीगेट्स हैं। मतलब कि बहुत सारे क्रिस्टलाइन मिनरल्स आपस में टाइटली बाउंड होकर एक नया सॉलिड मास बनाते हैं, और यही सारे मिनरल्स अलग अलग तरह से कंबाइन होकर हमारे क्रस्ट में रॉक्स की एक विशाल वैरायटी क्रिएट कर देते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब को हम यहाँ पे आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अब थोड़ा हम अर्थ की केमिस्ट्री की तरफ देखते हैं। पूरी अर्थ की डीप इंटीरियर की जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी आउटर क्रस्ट से काफी अलग है। अगर पूरी अर्थ को देखें तो हैवी एलिमेंट्स ज्यादा हैं, लगभग 35% आयरन है, 30% ऑक्सीजन है और 15% सिलिकॉन है और 13% जो है मैग्नीशियम प्रेजेंट है। लेकिन जब हम सिर्फ अर्थ की क्रस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे लाइट एलिमेंट्स डोमिनेट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जिसकी प्रेजेंस 46% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 8% है और आयरन जो है वो केवल 6% है। और बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम ये सब मिलकर क्रस्ट का लगभग पूरा हिस्सा बनाते हैं। दोस्तों ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि लगभग सारी रॉक्स इन्हीं कुछ एलिमेंट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनी हुई हैं। दोस्तों अब आते हैं रॉक की डेफिनेशन के ऊपर और इसकी जो मेन फैमिली है उसको देखेंगे। तो आखिर रॉक होता क्या है? सिंपल शब्दों में कहूं तो रॉक जो एक नेचुरल मास है मिनरल मैटर्स का। कुछ रॉक जो है सिर्फ एक मिनरल से बनी होती हैं, लेकिन ज्यादातर रॉक्स कई मिनरल का एक मिक्सचर होती हैं। कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जो होते हैं वो होते हैं क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर, माइका, एम्फीबोल और पायरोक्सिन। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो मेन मिनरल्स होते हैं उनके नाम लिए हैं। ओरिजिन के आधार पर सारी रॉक्स को 3 बड़ी फैमिलीज में रखा गया है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो हैं तब बनती है जब मोल्टन मटेरियल कूल होकर सॉलिडिफाई होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स तब बनती है जब छोटे पार्टिकल्स या केमिकल प्रेसिपिटेट्स लेयर्स में अक्यूमुलेट होकर हार्ड हो जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक तब बनती है जब पहले से बनी हुई रॉक हीट, प्रेशर या केमिकल एक्टिविटीज की वजह से वो ट्रांसफर हो जाती है दूसरी रॉक के अंदर। यहाँ पे मैंने जो आपको 3 रॉक्स बताई हैं, इन तीनों को हम 1 बाय 1 काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इग्नियस रॉक्स को। इग्नियस जो शब्द है वो लैटिन के इग्निस से आया है, जिसका मतलब होता है फायर, यानी कि आग। इन रॉक्स को पेरेंट रॉक्स कहा जाता है क्योंकि बाकी सभी रॉक्स टाइप्स जो हैं वो इन्हीं से ड्राइव्ड होती हैं। जब क्रस्ट के अंदर का मोल्टन रॉक यानी कि मैग्मा या वोल्केनो से निकला हुआ लावा ठंडा होकर क्रिस्टलाइज हो जाता है, तब इग्नियस रॉक्स बनती हैं। इनकी खासियत क्या होती है? इग्नियस रॉक्स जो हैं क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट होती हैं। इनमें सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह लेयरिंग जो होती है वो अब्सेंट होती है। यहाँ पे आपको लेयरिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ये काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं और इरोजन के अगेंस्ट हाई रेजिस्टेंस दिखाती हैं। दोस्तों हाई टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई होने के कारण इनके अंदर फॉसिल जो है आमतौर पर अब्सेंट रहते हैं। कूलिंग के समय कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनमें नेचुरल क्रैक्स या जॉइंट डेवलप हो जाते हैं जो बाद में वेदरिंग को गाइड करते हैं। दोस्तों अगर इन रॉक्स की क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट कि किस रॉक के अंदर कितना सिलिका कंटेंट मिलता है, तो इनको 4 टाइप से डिवाइड किया गया है, जैसे कि एसिड रॉक्स, इंटरमीडिएट रॉक्स, बेसिक रॉक्स और अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। अगर बात करें एसिड रॉक्स की तो इसके अंदर जो सिलिका कंटेंट होता है वो 65% से ज्यादा होता है। इनका जो कलर होता है वो लाइट होता है, इनकी डेंसिटी भी काफी कम होती है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है ग्रेनाइट रॉक। उसके बाद आती है इंटरमीडिएट रॉक्स। इसके अंदर जो सिलिका का कंटेंट होता है वो 55 से 65% होता है। और इंटरमीडिएट रॉक का एग्जांपल है डायोराइट। अगर बात करें बेसिक रॉक्स की तो इनके अंदर सिलिका कंटेंट होता है 45 to 55%। इनका कलर काफी डार्क होता है, ये काफी हैवी होती है और इनके अंदर जो है आयरन और मैग्नीशियम मिलता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है बेसाल्ट और गैब्रो। और लास्ट में आता है अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। इनके अंदर जो सिलिका कंटेंट है वो 45% से कम होता है। इनके अंदर जो है काफी हैवी मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि ओलिवाइन और पायरोक्साइन। दोस्तों रॉक्स का जो टेक्सचर होता है वो उनके कूलिंग रेट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस रेट से कूलिंग होगी उनका जो क्रिस्टलाइन साइज होगा वो उसके हिसाब से डिसाइड होता है। अगर स्लो कूलिंग होती है डीप अंडरग्राउंड तो कोर्स ग्रेन रॉक्स बनता है, जैसे कि ग्रेनाइट। अगर दोस्तों कूलिंग का जो रेट है वो मॉडरेट होता है तो मीडियम ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। और रैपिड सरफेस कूलिंग जो है वो काफी फाइन ग्रेन्ड रॉक्स बनाता है, जैसे कि बेसाल्ट। और अगर बात करें वेरी रैपिड कूलिंग की
तो जो ग्लासी टेक्सचर होता है रॉक्स के अंदर, वो ग्लासी टेक्सचर देखने को मिलता है, जैसे कि ऑब्सिडियन। दोस्तों अगर जो कूलिंग है वो 2 स्टेजेस के अंदर होती है, तो बड़े क्रिस्टल और छोटे क्रिस्टल एक ही रॉक के अंदर दिखाई देते हैं। इसे जो है पोर्फिरिटिक टेक्सचर कहते हैं। पोर्फिरिटिक टेक्सचर बनता कैसे है, इसको थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब मैग्मा धीरे धीरे अर्थ के अंदर थोड़ा टाइम तक ठंडा होता है, तब बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं। बाद में जब वही मैग्मा तेज गति से ऊपर आ जाता है या फिर सडनली कूल हो जाता है, तब छोटे फाइन ग्रेन क्रिस्टल बनते हैं। इस तरीके से एक रॉक के अंदर लार्ज क्रिस्टल्स और स्मॉल क्रिस्टल दोनों मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे लार्ज क्रिस्टल्स को बोला जाता है फिनोक्रिस्ट्स, और जो स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं उनको बोला जाता है ग्राउंड मास या मैट्रिक्स। ये दोनों मिलके, जिनका साइज अलग अलग है, एक रॉक की फॉर्मेशन करते हैं, और इसी टेक्सचर को कहा जाता है पोर्फिरिटिक टेक्सचर। तो यहाँ पे हमने 2 टर्म्स देखी। फेनोक्रिस्ट, ये बड़े साइज के क्रिस्टल्स होते हैं जो पहले बनते हैं, उसके बाद जो है ग्राउंड मास या मैट्रिक्स जो है वे बनते हैं। ये छोटे फाइन ग्रेन्स का बैकग्राउंड होता है जो बाद में सॉलिडिफाई होता है। दोस्तों अगर मैग्मा जो है क्रस्ट के अंदर कूल हो जाता है तो रॉक्स जो कहलाती हैं वो इंट्रूसिव रॉक्स कहलाती हैं, और अगर जो है लावा सरफेस के ऊपर कूल होता है तो एक्सट्रूसिव रॉक्स कहलाती हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो इंट्रूसिव रॉक्स जो होती हैं उनकी कुछ टाइप्स को पहले हम देखते हैं। इनके अंदर हम डिस्कस करेंगे बैथोलिथ्स को, लैकोलिथ्स को, लोपोलिथ्स को, सिल्स को और डाइक्स को। इस टाइप से जो अलग अलग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैथोलिथ्स। बैथोलिथ्स एक बड़ा अंडरग्राउंड इग्निस बॉडी है जो तब बनता है जब बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्मा जो है अर्थ के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, और उसके बाद जो सॉलिड रॉक बनती है। दोस्तों ये जो है सबसे विशाल इंट्रूसिव इग्निस फॉर्मेशंस में से एक है। जो बैथोलिथ्स हैं वो बनते कैसे हैं, जब अर्थ के क्रस्ट के अंदर से मोल्टन मैग्मा बहुत बड़े स्केल पर ऊपर आता है लेकिन सरफेस तक नहीं पहुंच पाता, तो ये अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है और रॉक जो है वो बन जाती हैं। स्लो कूलिंग होने की वजह से बड़े बड़े क्रिस्टल्स डेवलप हो जाते हैं। अगर बात करें इसकी शेप की और साइज की, तो बैथोलिथ का कोई फिक्स्ड रेगुलर शेप नहीं होता। ये जो है इरेगुलर डोम या जो अंडुलेटिंग साइज होता है उस टाइप से दिखते हैं। इनका साइज जो है काफी बड़ा होता है, ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फैला हो सकता है। और बैथोलिथ्स को सरफेस पे दिखने के लिए इसके जो ऊपर की जो रॉक्स हैं उनको इरोड होना जरूरी है, उसके बाद ये दिख पाएंगी। जब इरोजन से ऊपर की जो लेयर है वो जब रिमूव हो जाती है, तब बैथोलिथ्स का कुछ हिस्सा ग्राउंड सरफेस पर एक्सपोज हो जाता है। ये जो है अक्सर ग्रेनाइट डोम्स या बड़े हिली मासिस की तरह नजर आते हैं। दोस्तों इसका अच्छा खासा एग्जांपल है रांची प्लेटू के ग्रेनाइट जेनेसिस डोम्स और वेस्टर्न छोटा नागपुर एरिया के बड़े ग्रेनाइटेड मासिस। तो इसके एग्जांपल हमने देखा रांची बैथोलिथ्स, सिरा नेवेदा बैथोलिथ्स, उसके अलावा धारवाड़ रीजन का जो ग्रेनाइट डोम्स है वो भी इसके अच्छे खासे एग्जांपल है। अब देखते हैं लैकोलिथ्स को। लैकोलिथ जो है एक मशरूम शेप्ड इंट्रूसिव इग्निस बॉडी है जो तब बनता है जब मैग्मा सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में जाकर बेडिंग प्लेन को ऊपर की तरफ आर्क कर देता है, एक गुब्बारे की तरह। इस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हो, इन सबको मैंने यहाँ पिक्चर के अंदर दिखाया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा ये बनता कैसे है। ये तब बनता है जब मोल्टन मैग्मा क्रस्ट के अंदर हॉरिजॉन्टल सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर के बीच घुस जाता है, तो वो नीचे से दबाव बनाता है। ये प्रेशर जो है अपर लेयर्स को ऊपर की तरफ उठाकर डोम शेप दे देता है, और इसके बाद जो मैग्मा है वहीं पे स्लोली कूल होकर सॉलिडिफाई हो जाता है और एक लेंस या मशरूम जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए इसकी शेप जो है ऊपर से कॉन्वेक्स यानी कि गोल गुब्बारे जैसा, और नीचे से जो फ्लैट दिखता है बिल्कुल मशरूम की तरह। और इसकी जो पोजीशन होती है वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल सेडिमेंट्री स्ट्राटा के बीच में होती है। और यहाँ पे जो मैग्मा है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए रॉक जो है कोर्स ग्रेन्ड होती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। अगर बात करें इसके साइज की, तो इसका साइज बैथोलिथ से छोटा होता है, लेकिन कुछ किलोमीटर तक ये फैला हुआ हो सकता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है हेनरी माउंटेन यूएसए के अंदर। इंडिया में भी डेक्कन एरिया के कुछ छोटे डोम्स लैकोलिथ टाइप के माने जाते हैं। अब देखते हैं फैकोलिथ को। फैकोलिथ जो है तब बनता है जब मोल्टन मैग्मा फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स के एंटिक लाइंस और सिंक लाइंस के बीच में घुस जाता है और वहां ठंडा होकर सॉलिड रॉक बनाता है। इसको मैं थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगा। जब सेडिमेंट्री लेयर्स कंप्रेशनल फोर्सेस से फोल्ड होती हैं तो एंटिक लाइन और सिंक लाइन बनते हैं। इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको पढ़ना है एंटिक लाइन क्या होते हैं, सिंक लाइन क्या होते हैं, पीछे की जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर इसको देख सकते हो। बाद में होता क्या है, मोल्टन मैग्मा इन फोल्डेड लेयर्स के अंदर घुसकर उनके क्रस्ट या ट्रफ में जमा हो जाता है। यहाँ पे जो क्रस्ट जो होता है वो होता है एंटिक लाइन का ऊपर, और जो ट्रफ होता है वो होता है सिंक लाइन के अंदर। तो इनके अंदर जो है मोल्टन मैग्मा घुसकर जमा हो जाता है, और धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से मैग्मा यहाँ पर लेंस या वेवी शीट्स जैसे रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे जो शेप होगी वो लेंस शेप्ड या वेवी होगी, यानी कि फोल्ड की जो शेप होती है ये उसको फॉलो करता है।
और लोकेशन भी मैंने बताया, ये हमेशा एंटिक्लाइन के क्रस्ट या सिंक्लाइन के ट्रफ के अंदर मिलता है। और जो टेक्सचर जो होगा वो कोर्स ग्रेन्ड होगा, ग्रेनाइट टाइप का, क्योंकि मैग्मा जो है धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए कोर्स ग्रेन टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें साइज की तो ये बैथोलिथ से तो छोटा होता है, लेकिन लैकोलिथ के बराबर हो सकता है या उससे थोड़ा छोटा भी हो सकता है। दोस्तों इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही देखते हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन है जैसे कि लोपोलिथ्स, सिल्स, डाइक्स और उसके अलावा जो एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।